गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एएफएम, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट सेकंड, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। एक चैप्टर है ग्रामीण वित्त को लेकर कि गांव के जो लोग होते हैं, ग्राम में जो लोग रहते हैं, उनको हम किस तरह से वित्तीय सहायता कर सकते हैं। देखिए, कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूंजी की निर्णायक भूमिका होती है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में तकनीक ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार, उर्वरक मतलब समझ गए आप, खाद और वगैरह, एवं कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण मतलब कृषि में काम आने वाले यंत्रों के लिए, सिंचाई के लिए विद्युत के उपयोग आदि के कारण कृषि में पूंजी की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। चाहिए हमें कृषि करनी है तो हमें ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता अब होगी, क्योंकि हम व्यावसायिक आधार पर कृषि करना चाहते हैं। वैज्ञानिक कृषि के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में वित्त का महत्व बढ़ गया है। भारत में उपविभाजन उपखंडन के कारण कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया। ये उपविभाजन और उपखंडन मतलब जानते हैं आप, जैसे एक परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके हिस्से में उनकी भूमि आ गई उनके पिता की, और जब उनके बच्चे होंगे तो मान लीजिए एक पिता था, उसके 3 पुत्र थे। अब 3 पुत्रों के भी 3 पुत्र हो गए, तो वो जो 3 हिस्सों में थी अब वो 9 हिस्सों में बट गई है। तो उपविभाजन के कारण कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया है। इसलिए उन छोटी छोटी जोतों पर कृषि करना लाभप्रद नहीं रहा है। इसके कारण किसानों की आय बहुत कम हो गई है। इस आय में से भूमि पर स्थायी सुधार करना अथवा नई भूमि खरीदने की बात सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें आमदनी ही नहीं मिल रही है उस कृषि से। तो हम क्या करते हैं, अपने दैनिक उपयोगी पूर्ति के लिए ऋण के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अतः भारतीय कृषि में ग्रामीण वित्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए बात करते हैं ग्रामीण वित्त का अर्थ क्या है, ग्रामीण वित्त होता क्या है। मीनिंग ऑफ द रूरल फाइनेंस। ग्रामीण वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो फार्म मतलब खेत पर उत्पादकता वृद्धि में सहायक होती है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण को कृषकों की जो हम ऋण प्राप्त करते हैं, है ना, कृषकों को उनकी क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण को जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होता है शामिल करते हैं। किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने, उच्च कीमत के यंत्रों खरीदने, मकान व कुआं बनवाने, अच्छी किस्म के बीज खाद आदि खरीदने, लागत का भुगतान व जीवन निर्वाह करने के कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए ये वित्त उधार लेना पड़ता है। इस संबंध में सर फ्रेडरिक निकलसन ने कहा है, किसानों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है। उधार लेना न तो आपत्तिजनक है, न ही दुर्बलता का प्रतीक है, घोतक है, परंतु यदि इस ऋण का दुरुपयोग किया जाए तो ऋणग्रस्तता विपत्ति का घोतक बन जाती है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी स्लोगन है इसके बारे में कि भारतीय कृषक ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। तो भारतीय कृषि क्योंकि उत्पादकता कम है तो ऋण तो लेता है, लेकिन वो अनुपयोगी कार्यों के अंदर उस ऋण को लगा देता है। उसको उत्पादकता कार्यों में ही लगाना होगा। इसलिए जो ग्रामीण वित्त है उसके बारे में उसके विशेष ध्यान रखना होगा कि जो ऋण लिया गया है वो केवल कृषि कार्यों के लिए लगाए। चलिए आगे बात करते हैं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ग्रामीण जनता के लिए कृषि, कुटीर उद्योग,
लघु व्यवसाय आदि कार्य ही जीवन यापन के प्रमुख साधन है। जानते हैं, सभी जानते हैं, कृषि है, कुटीर उद्योग है, लघु व्यवसाय है, इससे ही वो ग्रामीण क्षेत्र के जीवन यापन करते हैं ग्रामीण लोग। देश की अधिकांश जनता गरीब, बेरोजगारों, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता व सामाजिक रीति रिवाजों में जकड़ी हुई है। ग्रामीण जनता की ऋणग्रस्तता एवं गरीबी के कारण उन्हें अपना व्यवसाय, कृषि व्यवसाय या अन्य व्यवसाय चलाने के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। संस्थागत साख सुविधाओं के अभाव में उन्हें महाजनों एवं साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। संस्थागत साख का मतलब समझ गए आप? बैंक्स और सहकारी समितियाँ। तो उनसे ऋण लेने में उनको दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं वो? साहूकारों एवं महाजनों से ऋण लेना पड़ता है, मजबूरी है वो। और वो क्या करते हैं वो लोग ब्याज ज़्यादा लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा देते हैं। तो वो साहूकारों से जो ऋण लेता है कृषक, वो हमेशा ऋणग्रस्तता में ग्रस्त हो जाता है। जो साहूकार हैं वो ऋणों की कठोर शर्तें लगाते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं, और यही कारण है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण जाल में फंसा चला जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। इस विषम दुरूह स्थिति से मुक्ति के लिए संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है, जो किसानों व कारीगरों को उचित ब्याज दर, आसान शर्तों पर एवं किस्तों में भुगतान की सुविधा के साथ ऋण दे सके। भारतीय कृषक व कारीगरों को वित्त की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए पड़ती है। पहली है कृषि आदान खरीदने के लिए। कोई भी कार्य बिना पूंजी के संभव नहीं होता है। छोटे किसानों एवं दस्तकारों को अपने व्यवसाय चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को हल, बैल, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, मजदूरी भुगतान आदि के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। कारीगरों एवं दस्तकारों को भी कच्चा माल खरीदने, यंत्र व उपकरण खरीदने के लिए वित्त की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो देखिए, कृषि आदानों के लिए आपको वित्त की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगली बात है भूमि खरीदने के लिए। किसानों को कुछ स्थायी परिसंपत्तियाँ जैसे भूमि, ट्रैक्टर, पंप सेट, कुआं बनवाने, मेड़ लगवाने, मेड़ समझ गए, बाउंड्री वॉल जैसे स्थायी कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना वह कृषि मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। अगर खेती में कार्य नहीं करेगा तो कृषि में मजदूरी करेगा। अगला, जोखिम से सुरक्षा। कृषि एवं जोखिम युक्त व्यवसाय है। कृषि एक जोखिम युक्त व्यवसाय है। कृषि वर्षा की नियमितता एवं पर्याप्तता पर निर्भर है। अकाल, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य किसी भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल के तैयार होने तक किसान को भारी जोखिम उठाना पड़ता है। इन जोखिमों से सुरक्षा के लिए उसे सिंचाई साधनों को विकास करना पड़ता है। सिंचाई साधनों का विकास करना पड़ता है तो उसे निश्चित रूप से क्या की ज़रूरत पड़ेगी? वित्त की ज़रूरत पड़ेगी। अगला, जमानत का अभाव। किसान व कारीगरों में सामान्यतः गरीबी पाई जाती है। उनके पास ऋण की जमानत के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होती। चाहे बैंक हो, चाहे साहूकार हो, कोई भी उसकी जमानत जरूर लेगा, ऋण देगा तो ऋण की जमानत के बिना वो ऋण देगा ही नहीं। ऋण इसलिए नहीं देगा कि ऋण लौट के नहीं आया तो वो ऋण का उसका ब्याज के लालच में उसका मूलधन भी चला जाएगा। तो वो जमानत निश्चित रूप से लेता है। मैंने बोल रहा था आपको, किसान व कारीगरों में सामान्यतः गरीबी पाई जाती है। उनके पास ऋण की जमानत के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होती है और व्यक्तिगत जमानत पर महाजन ऋण नहीं देते हैं। अतः उन्हें मजबूरन कठोर शर्तों पर ऋण लेना पड़ता है। संस्थागत साख व्यवस्था इस स्थिति में किसानों को मुक्ति दिलवा सकती है। अगली बात, विपणन की मजबूरी। देखिए, विपणन मतलब बेचना। किसान ने फसल पैदा कर ली, फसल तैयार है, लेकिन वो उसको बेच नहीं पाता, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। बेचेगा नहीं तो क्या करेगा वो? हाँ, यस, भंडारण की व्यवस्था करेगा। तो देखिए, किसानों को फसल तैयार होने से पूरी उसे महाजनों
को सस्ती दर पर बेचना पड़ता है, अर्थात उसे अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। महाजन अपने ऋण वसूली करने के लिए किसानों की उपज को खलिहान से ही उठा लेता है, अतः कृषि उपज मंडी तक लाने ही नहीं देता है। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी जो किसान जो बैठे हुए हैं दिल्ली के पास, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी यही है कि वो किसान पर्याप्त मात्रा में अगर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको फसलों को बेच देगा अपने खेत पे कम कीमत पे, तो उसको नुकसान होगा। तो उससे बचने के लिए वो चाह रहा है कि मंडियों में अपनी फसलों को बेच पाए, और वो नए किसान आंदोलन का विरोध कर रहा है, वो नए किसान कानूनों का विरोध कर रहा है। अगली बात है भंडारण की उचित व्यवस्था न होना। यदि किसान को पर्याप्त उपज मिल भी जाए तो भंडारण की सुविधा के अभाव में उसे तत्काल अपनी उपज बेचनी पड़ती है। ये सामान्य नियम है कि फसल तैयार होने पर कृषि उपज की पूर्ति बढ़ जाने पर उसके दाम कम हो जाते हैं। उसे भंडारण की सुविधा मिले तो वह मंडी में उचित भाव पर उपज को बेचकर लाभ प्राप्त कर सकता है। कृषक जब किसी भी फसल की टाइम पीरियड आता है तो बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, और बहुत ज़्यादा पैदावार होती है तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू हो जाता है, क्योंकि डिमांड अब रहती नहीं है उतनी और सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाती है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका भाव कम हो जाएगा। तो किसान क्या चाहिए, उसे भंडारण चाहिए, बड़े बड़े गोडाउंस बनाने चाहिए उसको, लेकिन गोडाउंस बना नहीं पाता है। तो भंडारण की सुविधा की वजह से उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फसल की जब तक कीमत बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो तब तक बेचना नहीं चाहेगा वो, लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। इसके लिए जो गोडाउंस हैं बड़े बड़े, मान लीजिए गोडाउंस हैं निजी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, तो उससे भारी मात्रा में शुल्क वसूल करते हैं, इसलिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक दायित्व की पूर्ति, किसान को अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। शादी विवाह, जन्म व मृत्युभोज जैसे सामाजिक दायित्वों के लिए किसान को ऋण लेना ही पड़ता है। अनुत्पादक कार्य है, लेकिन वो किसान इन अनुत्पादक कार्यों से बच नहीं सकता है। पुराना ऋण चुकाने के लिए अनेक बार किसानों को साहूकारों से मजबूरी में कठोर शर्तों पर ऋण लेना पड़ता है, किंतु वह उसे यथाशीघ्र चुकाना चाहता है। वित्तीय संस्थाएं इन कार्यों के लिए भी किसानों को ऋण देती है। अनेक बार फसल खराब होने पर अपना परिवार पालना व पुराना ऋण चुकाने के लिए भी संस्थागत साधनों से किसान ऋण लेता है। इन सभी कारणों से ग्रामीण जनता को संस्थागत साख से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। संस्थागत साख का मूल उद्देश्य निर्धनता, अत्यधिक लगान, ब्याज तथा ऋण के दूषित चक्र को तोड़ना तथा किसान को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगली बात करते हैं ग्रामीण वित्त के प्रकार। देखिए, ग्रामीण वित्त के जो समय के अनुसार है ये प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण वह है जो कृषकों को मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण फार्म पर बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ आदि क्रय करने, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने, भूमि का लगान जमा कराने, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने आदि के लिए किया जाता है। अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष की अवधि में परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन अल्पकालीन ऋण के लिए भुगतान की अधिकतम अवधि 15 माह है। 15 माह तक जो ऋण आप चुका देते हैं वो अल्पकालीन ऋण आता है। अगला मध्यकालीन ऋण यानी पीडीएम टर्म लोन। मध्यकालीन ऋण कृषकों को फार्म पर औजार, बैल, दुधारू पशु खरीदने के लिए, कुएं घेरे करने के, देखिए कुएं घेरे करने की बात कर रहा हूँ मैं, कुएं बनवाने की बात नहीं कर रहा। कुएं घेरे करने, भूमि खरीदने की बात नहीं कर रहा, भूमि सुधार की बात कर रहा हूँ। कुओं पर मोटर लगवाने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। मध्यकालीन ऋण 1 वर्ष से अधिक अवधि में परिपक्व होते हैं और इसका भुगतान कम से कम 5 वर्ष की अवधि के अंदर उसे करना पड़ता है। जो 1 से 5 वर्ष की अवधि के बीच में आ रहे हैं वो मध्यमकालीन ऋण हैं।
0 से लेकर 15 माह तक आ रहे हैं, वो अल्पकालीन ऋण है। अगली बात है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स। दीर्घकालीन ऋण किसानों को भूमि क्रय करने, मध्यम काल ऋण में भूमि का सुधार कर देते हैं या भूमि को क्रय करते हैं, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों क्रय करने, कुआं बनवाने, फार्म में खाद्यान्न संग्रहण करने के लिए गोदाम बनवा लिया, पशुशाला बनवा ली, भवन बना लिया आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुओं पर बिजली लगाने के लिए भी एक ऋण स्वीकृत किया जाता है। इन कार्यों में पूंजी निवेश से कृषकों को अनेक वर्षों तक निरंतर आय प्राप्त होती है, जिससे ऋण का भुगतान दीर्घकाल में हो पाता है। दीर्घकालीन ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि साधारणतः 5 से 20 वर्ष तक होती है। तो देखिए ग्रामीण वित्त के मैंने आपको प्रकार बता दी, कौन कौन से वित्त प्रकार हुए, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। थैंक यू वेरी मच।